मैं हितेश शाह, निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा परिचय, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी के पिछले 30 साल से ट्रेनिंग और वर्कशॉप क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। आज का वेबिनार का विषय है कैरियर गाइडेंस। आज के हमारे वक्ता निर्देश एजुकेशन से श्री तुषार जी, गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल से श्रीमती रीटा शर्मा मैडम, एसवीआईटी वासद कॉलेज से श्री एस.डी. टोलीवाल सर और विवेकानंद आईटी इंस्टीट्यूट से श्री यश शर्मा सर है। आज के हमारे इस वेबिनार के मीडिया पार्टनर के कवरेज वॉइस ऑफ वडोदरा है, जिन्होंने हमें कवरेज दिया है। सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू हितेश सर। दोस्तों, निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन पिछले 20 सालों से करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका पीपीटी भी दिखा दूं। हम लोग क्या काम करते हैं। हम लोग एक निर्देशिका करके बुक भी पब्लिश करते हैं, जो ये भी 20 सालों से पब्लिश हो रहा है इंग्लिश और गुजराती में। NERF यानी निर्देश एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ने पिछले 5-10 सालों में करीब 1500 के ऊपर स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके सेमिनार कंडक्ट किए हैं। और 2019 के लास्ट 6 मंथ्स में हमने बैक टू बैक बहुत सक्सेसफुली बड़ी अच्छी स्कूल्स में 6 से 7, इवन कॉलेज में भी 6 से 7 करियर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम जब करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारा काफी सारा इन्वेस्टमेंट स्कूल और कॉलेज के टाइम पे बच्चों के पीछे पढ़ाई में होता है। जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को तो 10 से 12 लाख रुपया 12वीं तक आते आते हम बच्चों के पीछे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। और जब बच्चे कॉलेज का हायर एजुकेशन खत्म करते हैं तब कोर्स के अनुसार 10 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा उनके पीछे हो जाता है। अब इतना पैसा डालने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी नौकरी मिल पाएगी या बिजनेस अच्छी तरह चल पाएगा। तो करना क्या चाहिए? करियर प्लानिंग करना चाहिए। जैसे स्कूल लेवल से भी डायरेक्ट करियर प्लानिंग हो सकता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। छोटे छोटे बेबी स्टेप लेके हम लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने गोल डिफाइन करने हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। ये गोल स्मार्ट भी होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। अब ये गोल सेटिंग कर लिया। गोल सेटिंग का पूरा इसके ऊपर एक सेशन हो सकता है 1.5-2 घंटे का। उसके बाद उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं निर्देश एजुकेशन। उसके बाद आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, जिसके लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट लेना चाहिए। अगर आपने कुछ डेवलप कर ली है, अपने आप को स्किल्स को शार्पन कर लिया है, तो उसको इवेल्युएट टाइम टू टाइम करना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने क्या पाया है और आगे जाके आपको क्या चाहिए लाइफ से या अपनी करियर से, और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि यस और नो दोनों में क्लैरिटी होनी जरूरी है। इस चीज के लिए आपको मदद जो कर सकते हैं वो कुछ आपके एक्टिव कनेक्शंस, कुछ कॉलेज के अलुमिनी नेटवर्क्स, और सबसे महत्वपूर्ण आपके लाइफ में एक कोच या मेंटर होना बहुत जरूरी है। ये क्या काम करेगा? जरूरी नहीं है ये कोच या मेंटर किसी स्कूल से हो, कॉलेज से हो, आपकी फैमिली से भी हो सकता है, रिश्तेदारों से भी हो सकता है। और ये कोच और मेंटर आपको ये गाइडेंस देगा कि आप जो आगे बात पढ़ाई करना चाहते हो या करियर
प्रोफेशन चुनना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उसमें आप कहाँ तक पहुंच पाए हो इसको इवेल्युएट भी करेगा। 1 साल के बाद आपने जो प्लान बनाया है, हर साल इसको अपडेट करेंगे, री इवेल्युएट करेंगे, तो वहां पे आपके एक कोच या मेंटर आपको काम में मदद करेंगे। अब ये सारी बाहरी बातें हुई कि कोर्सेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेंटर्स, लेकिन अंदर भी तो देखना जरूरी है। तो हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक कहावत है कि डायमंड नेवर आस्क परमिशन फॉर शाइनिंग। हीरा जो है वो शाइन करने की परमिशन नहीं मांगता किसी से, क्योंकि वो हीरा है, वो चमकेगा ही। लेकिन अंदर कितने कैरेट हैं ये जानने के लिए आपको आपकी खुद की इनबॉर्न टैलेंट, स्किल, इंटरेस्ट, पोटेंशियल, ये सब चेक करवाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट से। सो निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ऐसे ही एक्सपर्ट का एक समूह है। तो हम कैसे करते हैं ये सब, ये भी देख लेते हैं। कुछ टूल्स हमने डेवलप किए हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो पेन एंड पेपर से होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो आपको टिक करने होते हैं या लिखना होता है या कैलकुलेशन होते हैं, टेस्ट मॉड्यूल के हिसाब से होते हैं। कुछ होते हैं इनबॉर्न टैलेंट एनालिसिस, जो फिंगरप्रिंट के आधार पे टेस्टिंग होता है, और इससे भी हमारे ब्रेन का, हमारी पर्सनालिटी का काफी सारी जानकारी हम लोग पा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन अवेलेबल करा देगा। उसके अलावा निर्देशिका तो है ही, जो हम लोग 20 साल से गुजराती और इंग्लिश में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, हर साल अपडेट करके। तो जिसमें 10वीं के पहले, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, मार्केट नहीं कहूंगा, इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो उसकी जानकारी है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपका ज्यादा समय न लेते हुए, आगे भी और बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो इस विषय में, करियर गाइडेंस के विषय में अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। उनके ज्ञान और अनुभव का हम लोग भरपूर लाभ उठाएं। तो इसके साथ मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद तुषार जी। अब मैं SUIT वासद कॉलेज से श्री श्रीराम टेलीवाल सर को आमंत्रित करता हूँ। श्री श्रीराम टेलीवाल सर ने PhD LIT नागपुर से किया हुआ है, 33 साल से एजुकेशन फील्ड में है और 10 साल से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज वो हमें इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे। ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन खुला होता है, जिसमें खास करके काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और 10+2 वाला ऑप्शन मैं इसलिए एडवाइस करता हूँ बच्चों को, क्योंकि 10+2 के बाद भी कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में यदि आपको फर्स्ट क्लास है तो आपकी एलिजिबिलिटी उसमें बनती है। और 10+2+3 अगर आप करते हैं तो 15 साल में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। डिप्लोमा के बाद भी आपको ग्रेजुएशन के 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है, लेकिन वो 10+3 से प्राप्त होता है। कोई भी डिप्लोमा कोर्स 3 साल का होता है, तो 10+3 इज इक्वल टू 10+2 वाला जो गणित है उसको 1 साल आपको पीछे ढकेल देता है। और उसके बाद अगर आपको, जैसे अपना डिप्लोमा जिस स्ट्रीम में किया उसी स्ट्रीम में डिग्री करने का ऑप्शन आपको खुला होता है। जबकि आप 10+2 वाला जो आपका रूट है उसमें यदि आप जाते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के तमाम विकल्प उपलब्ध होते हैं, और ये ऑप्शन मेरी दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा विकल्पों के साथ उपलब्ध ऑप्शन है। 10+2 के बाद की अगर मैं बात करूं तो 12th कॉमर्स किए हुए बच्चे के लिए CA फाउंडेशन कोर्सेज के ऑप्शंस हैं, BCom करने के ऑप्शन हैं, BBA MBA करने के ऑप्शंस हैं। उसके बाद CS कंपनी सेक्रेटरीशिप
फाउंडेशन कोर्स करने का ऑप्शन उसको उपलब्ध होता है। फिर BCA, अगर वो 12th मैथ्स और इंग्लिश के साथ है तो BCA का एक ऑप्शन खुला होता है। बैचलर डिग्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर उसके लिए खुला होता है। बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन एक ऐसा कोर्स है जो किसी भी विद्या शाखा से 12th पास विद्यार्थी के लिए उपलब्ध होता है। फिर कॉल सेंटर के से रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी उपलब्ध होते हैं। और 12th यदि आर्ट्स के साथ किसी ने किया है तो उसके लिए सीधा उपलब्ध जो विकल्प है वो BA किया जा सकता है, BPEd किया जा सकता है। उसके बाद PG टीचर बना जा सकता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का विकल्प खुला होता है, LLB का विकल्प खुला होता है। GPSC UPSC एग्जामिनेशन की सहायता से आगे जाकर के BA के बाद आप IAS ऑफिसर बनने की दिशा में आगे कोशिश कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ड्रामेटाइजेशन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक कोर्स उपलब्ध होता है जिसमें एक्टिंग इन फिल्म्स एंड प्लेज के लिए आपकी पात्रता बनती है। BEd करके MAd किया जा सकता है, खास करके अगर शिक्षक बनना हो तो। इवेंट मैनेजमेंट के डिप्लोमा भी 12th के बाद उपलब्ध हैं। फिर एडवर्टाइजिंग कमर्शियल मैनेजमेंट के डिप्लोमा भी उपलब्ध हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जाम फॉर BSF, CRPF और CISF के विकल्प भी विद्यार्थियों के लिए डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक अच्छा विकल्प उपलब्ध होता है। आप LIC एजेंट डायरेक्टली बन सकते हैं यदि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति आगे महंगे कोर्सेस में जाने की इजाजत नहीं देती तो TC और कमर्शियल क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए भी आपकी पात्रता बनती है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि 12th विद फर्स्ट क्लास अगर आप हैं तो होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड जैसे कोर्सेज भी आपको उपलब्ध होते हैं। और यदि आपने 12th साइंस के साथ किया है विथ PCM ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप के साथ, तो आपके लिए इंजीनियरिंग कोर्सेज की उपलब्धता आसान हो जाती है। आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक कोर्स है। BSc एग्रीकल्चर एक कोर्स है जहां जाया जा सकता है। BSc बायोटेक्नोलॉजी, ये तो बायोलॉजी ग्रुप, बायोलॉजी के साथ यदि आप पास करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ तो बैचलर ऑफ साइंस विद बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ BTech इन एग्रीकल्चर का एक कोर्स उपलब्ध होता है। B.Pharm के कोर्सेस उपलब्ध होते हैं। बैचलर ऑफ और BSc इन डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स भी उपलब्ध होता है। फिर यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ यानी कि B ग्रुप के साथ 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम में तो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS, MBBS, BSc नर्सिंग, BMLT, BSc लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा दैट इज DMLT का कोर्स भी उपलब्ध होता है। और इन तमाम कोर्सेज के बाद ये तमाम कोर्सेज डिग्री ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हैं और इनके बाद उनमें करस्पॉन्डिंग स्ट्रीम में आगे मास्टर्स भी किया जा सकता है। पैरामेडिकल कोर्सेज भी काफ़ी उपलब्ध हैं बैचलर डिग्री के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए। तो ये तमाम कोर्सेस 12वीं के बाद खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ अगर आप प्राप्त करते हैं तो उनकी उपलब्धता आपके लिए आसान हो जाती है। ये तो रही कोर्सेस के संबंध में जानकारी, परंतु करियर प्लानिंग और करियर सिलेक्शन ये एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से आप लोग जब 7th 8th स्टैंडर्ड में जब कदम रखते हैं तभी से ये चीजें प्लान हो जानी चाहिए। और इनकी प्लानिंग का जो आधार होता है उसमें सबसे अहम रोल होता है आपके एप्टीट्यूड का,
अगर आपका जो इंक्लिनेशन है, आप जिसको हम गुजराती में वलण कहते हैं, तो अगर आपका इंक्लिनेशन डॉक्टरी लाइन की तरफ है लेकिन आपको डिसेक्शन करने से डर लगता है, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप जर्नलिज्म के कोर्स में नहीं जा सकते। तो अपने एप्टीट्यूड के आधार पर आपको आगे के करियर की दिशा और दशा निर्धारित करनी पड़ती है। मात्र अपने मित्रों को देख करके कि XYZ इंजीनियरिंग में जा रहे हैं इसलिए मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, अगर मुझे मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से एलर्जी है, मेरा एप्टीट्यूड इन दो विषयों को लेकर के बहुत उत्तम नहीं है, तो इंजीनियरिंग मेरे लिए अच्छा लाइन हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्त के लिए वो अच्छा लाइन हो सकता है। तो पहली चीज जो है वो एप्टीट्यूड का खुद का असेसमेंट। दूसरा, आपके खुद के पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यदि आपको कुर्सी पर बैठकर लगातार काम करने से बोरियत महसूस नहीं होती तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। यदि आपको डिसेक्शन करने में डिसेक्शन करने से आपको एलर्जी नहीं होती तो आप मेडिकल लाइन में आगे जा सकते हैं। तो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक दूसरी चीज है जो आपको आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए उसमें सहायक सिद्ध होती है। फिर आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मेरी फैमिली में यदि कोई ऑलरेडी डॉक्टर है तो एक अच्छा फैमिली सपोर्ट मेरे लिए और एक अच्छा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म मेरे लिए तैयार होता है। साधारण तौर पर जो नॉन डॉक्टर्स की फैमिली से लोग MBBS करते हैं और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनको मैंने काफी स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो एक फैमिली सपोर्ट वो केवल एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फैमिली में पढ़े लिखे लोगों का होना जो आपकी आवश्यकताओं को महसूस कर सके, उनको समझ सके। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप BSc साइंस के साथ यदि करना चाहते हैं और घर में पढ़ा लिखा वातावरण नहीं है, वो एक फार्मर की फैमिली है, तो एक BSc करने के लिए हर रोज जो 4-5 घंटे की पढ़ाई की आवश्यकता होती है, एक फीमेल के लिए वो पेरेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर के काम में मदद करे और साथ ही साथ पढ़ाई करे। तो ये दोनों काम एक साथ मेरी दृष्टि से नहीं किए जा सकते। मेरा तात्पर्य फैमिली सपोर्ट से ये था। फिर जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उस लाइन में आगामी 10 से 15 वर्षों तक का प्रोजेक्शन आपको एसेस करना पड़ता है, उसका एंटिसिपेशन आपको लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो अगर मैं लेट अस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं 2020 में एडमिशन लूंगा तो 2024 में मैं डिग्री लेकर के बाहर आऊंगा। तो 2024 से अगले 15 से 20 वर्ष मेरे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। न केवल उसमें मुझे जॉब मिलेगा बल्कि उस जॉब में मेरी ग्रोथ भी सुनिश्चित होगी। और ये चीजें एक अच्छे फाउंडेशन पे तभी स्थापित हो पाएंगी जब मेरे लिए मेरे आसपास अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करने वाली इंडस्ट्रीज हैं। यदि मैं गुजरात की बात करूं तो कुछ वाइब्रेंट गुजरात जैसी कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स होती हैं, तो उन समिट्स में जो भी MOUs साइन किए जाते हैं उन MOUs में से कितने MOUs मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं और उन इंडस्ट्रीज की आने की संभावना कहाँ है, किस इलाके में है। तो ये सब चीजें मुझे आगामी 15 से 20 वर्ष का जो एक प्रोजेक्शन है उसको एंटिसिपेट करने में मदद करती हैं। यदि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जैसे कि आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांच का बड़ा बोलबाला है, लोग उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन यदि मुझे गुजरात नहीं छोड़ना या मैं बड़ौदा का हूँ और मुझे बड़ौदा नहीं छोड़ना, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं वो या तो हैदराबाद में है या बेंगलोर में है या पूना में है। तो दूसरे मेरे मित्र के लिए ये कोर्स भले ही बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन मेरी फैमिली की लिमिटेशंस और मेरी खुद की जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पेरेंट्स के मेरे लिए जो प्लान्स हैं,
अगर वो बाहर भेजने की इजाजत नहीं देते तो मेरे लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज ऑफ नो यूज। सो जो फैमिली के प्लान के अलाइनमेंट में जिस ब्रांच में या जिस लाइन में मैं जाना चाह रहा हूँ उसका 15 से 20 वर्षों तक का जो प्रोजेक्शन है उसमें किसी भी प्रकार की मंदी नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का ग्रोथ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, वो चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन और मैं जिस कोर्स में और जिस इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेना चाहता हूँ वहाँ की फीस, ये दोनों के बीच थोड़ा संतुलन भी एक आवश्यक बात है। हालांकि आजकल काफी एजुकेशनल लोन और ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन संस्था की फीस और संस्था का रेटिंग, उच्च कोटि की संस्था और उसकी फीस, नॉर्मली जब हम कौन सी संस्था की फीस अच्छी फीस या जिसको हम कहेंगे कि पोसाए एवी फीस कही जा सकती है, तो उसके लिए एक ही डेफिनेशन है कि जिस कोर्स की फीस आपको उस कोर्स को पूरा करने के बाद नौकरी के माध्यम से 1 से 1.5 वर्ष में घर में वापस आ जाए, वो फीस व्याजबी फीस कही जाएगी या वो फीस संतोषजनक फीस मानी जाएगी। तो हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है उस पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए भी हमको ऐसी संस्था का और ऐसे कोर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है जो हमारी अफोर्डेबल लिमिट के अंदर हो। फिर मेरी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि अगर मेरे पेरेंट्स का कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट है तो मुझे अच्छे मार्क होने के बावजूद यदि मुझे कंप्यूटर में एडमिशन मिलता है तो मैं कंप्यूटर में न जाकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जो एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है वो मेरे पिता के बिजनेस के माध्यम से मेरे लिए अवेलेबल है। उनकी एक छोटी मोटी इंडस्ट्री है, लेट अस से वो नट बोल्ट की ही इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री को मैं इमीडिएटली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और उसके लिए फिर उसके ग्रोथ और उसको नई नई दिशाएं और नए नए डायमेंशंस भी प्रदान करने की क्षमता मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से ही विकसित कर पाऊंगा। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा कि यदि पेरेंट आपको सीधे अमेरिका भेजना चाहते हैं, आपको परदेश जाने में आपके पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है, तो ये चीज भी ब्रांच सिलेक्शन के वक्त या कोर्स सिलेक्शन के वक्त एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें ऐसी ही ब्रांच सिलेक्शन करना चाहिए या ऐसे ही करियर में आगे कदम रखना चाहिए जो अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर प्लान्स को कॉम्प्लीमेंट करे और हमारे विदेश जाने की संभावना को प्रबलता प्राप्त हो। तो ये भी एक पहलू है जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ जिस कोर्स में हम प्रवेश लेना चाहते हैं उस कोर्स में क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है, यदि वो एंट्रेंस एग्जाम जिस लेवल की होती है, नेशनल लेवल की होती है, स्टेट लेवल की होती है, तो उसकी वो कितनी कठिन होती है, उसका प्रकार कैसा होता है, उसका भी पूर्वानुमान और पूर्वाभास हमें जब हम नया एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका पूर्वानुमान और पूर्वाभास भी लेना आवश्यक हो जाता है। और उसमें अच्छे अंक ला करके ही हम अच्छी इंस्टीट्यूट में और अच्छी ब्रांच में जा सकते हैं। उसके हिसाब से हमारी तैयारी भी हमको काफी एडवांस में शुरू कर देनी पड़ती है ताकि हमारी प्लानिंग जरा भी पैरलाइज ना हो। तो ये तमाम मुद्दे करियर प्लानिंग में अहम भूमिका निभाते हैं। और जो 10वीं और 12वीं के बाद जो कोर्सेस अवेलेबल नॉर्मली आज के युग में हैं उनकी जानकारी भी मैंने देने की कोशिश की। वैसे तो ये जानकारी निर्देश फाउंडेशन की जो निर्देशिका है उसमें भी उपलब्ध होती है और इंटरनेट पे भी काफी करियर चार्ट और ये सब आजकल उपलब्ध होते हैं, परंतु करियर चार्ट को फॉलो करके हर कोर्स हमारे लिए उपयोगी है और उपयुक्त है। उसकी उपयोगिता
हमारे लिए कितनी है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए वाला प्रिंसिपल कितना खरा उतरता है, इन सब चीजों को तोलते हुए, उनका आकलन करते हुए एक योग्य निर्णय लेना पड़ता है। करियर सिलेक्शन कोई कमोडिटी परचेस जैसा नहीं होता है। आप मॉल से एक शर्ट खरीद के लाते हैं, वो आपको फिट नहीं होता या कलर पसंद नहीं आता तो आप उसको वापस कर सकते हैं, परंतु करियर सिलेक्शन में अगर गलती हुई तो ये एक इरिवर्सिबल मिस्टेक होती है, और फिर उसको वापस रिट्रेस करके दूसरा करियर या दूसरी लाइन में शुरुआत करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए करियर सिलेक्शन में थोड़ी सावधानी रख करके, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ घर में यदि योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध न हो तो कैरियर काउंसलर्स आजकल बड़े बड़े शहरों में, बड़ोड़ा में तो है ही, और इवन निर्देश फाउंडेशन भी ये काम करता है। कैरियर काउंसलर्स से जाकर भी मशवरा किया जा सकता है और अपने प्लान्स को पूरा उनके साथ डिस्कस करके आपकी योजना सही है या नहीं उस संबंध में उनसे मार्गदर्शन लेकर के, उनसे विचार विमर्श करके, उनके परामर्श के अनुसार भी एक योग्य करियर का सिलेक्शन किया जा सकता है। यहाँ उपस्थित सभी बच्चों और सभी अभिभावकों के बच्चों को उनकी पसंद का करियर प्राप्त हो और वे अपने करियर में एक उज्जवल विद्यार्थी साबित होकर के देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनकर के जिम्मेदार सिटीजन ऑफ इंडिया बने, ऐसी शुभकामनाएं मैं सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को देते हुए मेरा उद्बोधन यही समाप्त करता हूँ। तुषार जी, आशा करता हूँ कि मैंने ज्यादा समय नहीं लिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। आपने इंजीनियरिंग के फील्ड के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं श्री यश शर्मा सर को आमंत्रित करता हूं, जो यूएनएन आईटी इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के हेड है और सीनियर एग्जीक्यूटिव है। यश शर्मा सर ने बीकॉम के बाद फाइनेंस और एचआरएम में एमबीए किया है। आइए यश शर्मा सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू हितेश भाई। आई होप कि मेरी आवाज और मैं दिख रहा हूँ सबको। परफेक्ट सर। ओके। सो सर तोषनीवाल सर ने काफी अच्छा इंफॉर्मेशन हमसे शेयर किया, स्पेसिफिकली कि हम आगे करियर में क्या कर सकते हैं, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। जनरली हमारा आईटी इंस्टीट्यूट है, तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए होते हैं, और वो सही चीज है क्योंकि कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से उनको एक फंडामेंटल नॉलेज शेयर होती है सबके साथ, और वो बहुत जरूरी है। अब बेसिकली मेरा जो फोर्टे है या हमारा इंस्टीट्यूट का जो फोर्टे है वो आईटी रिलेटेड है। अब तुषार भाई ने जैसे हमें इन्फॉर्म किया था, यहाँ से 8 से 12 तक के स्टूडेंट प्लस कॉलेज के लिए भी एस्पायरेंट्स हैं इसके अंदर, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो क्या करें। मेनली तो जो 8 से 10 के स्टूडेंट है या 8 से 12 के स्टूडेंट है, तो प्राइमरी तो उनको ऐसा है कि जो स्कूल उनका जो करिकुलम है वो तो मेन ही है, यानी उसको तो मैं कुछ छेड़ ही नहीं सकता। बट क्योंकि हम एक आईटी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, हम नई टेक्नोलॉजीज को रेगुलरली फॉलो करते हैं, क्या जरूरी है, ये आने वाले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में क्या होने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में या एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। एंड वो एक आईटी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, आईटी लैंग्वेज है जो काफी जगह यूज हो रही है और काफी बूमिंग है अभी। ओके, सो आई होप मैं एक फटाफट छोटा सा पीपीटी है उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। आई होप आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे इस थ्रू में कि प्रेजेंटेशन है, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। ओके, बट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा ये चीज। ओके, सो आई थिंक जो भी मैं अभी करने जा रहा हूँ प्लीज मेरे साथ थोड़ा रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज। ओके, एंड ये मेरा आई होप मेरा
स्क्रीन सबको दिख रहा है, प्रेजेंटेशन Yes, sir. सबको दिख रहा है? ओके, सो जैसा मैंने हितेश भाई ने बोला कि मैं विवेकानंद आईटी इंस्टीट्यूट से हूँ, एंड बेसिकली ये सोफोर्स सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, एंड सोफोर्स इज वन ऑफ द टॉप 10 सिक्योरिटी आईटी सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। ओके, एंड ऐसे इंडिया में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट है, 2 में से एक हम है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक सिस्को ट्रेनिंग सेंटर है। सिस्को का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो मैक्सिमम लोगों के घर जीटीपीएल या कोई भी केबल के सेटअप बॉक्स सिस्को के आपको दिख जाएंगे, या कहीं ना कहीं आपके घर के जो वाईफाई राउटर है वो सिस्को के आपको दिख जाएंगे। ओके, सो अभी जो मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये है क्या चीज। अब मैं ये पॉइंट पे यानी एज अ करियर फॉर डेवलपमेंट वेबिनार जो हो रहा है, मैं ये इस लैंग्वेज के बारे में आपसे यूं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, तो आगे देखते जाइए क्या है, और मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा। आई होप जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या तुषार भाई से शेयर कर सकते हैं, मैं हो सकेगा तो इंडिविजुअली बाद में सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो ये है एक वाइडली यूज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत सारी है और कुछ हाई लेवल है, कुछ लो लेवल है। हाई लेवल इसलिए है कि आप इसको मल्टीपल जब कैसे भी यूज कर सकते हो, यानी एज अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। प्लस पॉइंट ये है एक डायनामिक सिमेंटिक्स आपको देता है। अब डायनामिक सिमेंटिक्स यानी क्या, जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ उस तरीके से, यानी इसके लिमिटेशंस बहुत ही कम है और ये बहुत इजी है, और ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये जनरल पर्पस कहाँ कहाँ काम आता है मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। ओके, हु क्रिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ आईटी, वो कहीं ना कहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई है। बट जहां तक प्रोग्रामिंग पाइथन की बात करूं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक आदमी ने बनाई, एक ही आदमी ने, जिसका नाम है गुडो वैन रोसम, जो नेदरलैंड से है, हार्लेम से। ओके, इस इंसान ने ये पाइथन लैंग्वेज डेवलप किया है। जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक इंडिविजुअल पर्सन या साइंटिस्ट ही डेवलप करते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका बैकअप होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं बात करूं तो जावा है, जावा एक इंसान ने, एक साइंटिस्ट ने बनाई है, बट जावा हम आज जानते हैं सन इन्फो सिस्टम, जो अभी ओरेकल हो चुका है, तो ओरेकल के नाम पे है, यानी वो साइंटिस्ट का नाम अभी कहीं नहीं आता। बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो अभी भी वैन रोसम के नाम जाता है, ये पूरा श्रेय उसको जाता है। देयर आर नॉट टू मेनी लैंग्वेज हुज ऑथर्स आर नोन बाय नेम, यानी नाम से हम किसी को नहीं जानते। अगर PHP.NET की बात करूं तो वहां माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। ओके, इट इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर। अब पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फाउंडेशन है। तो जहां पे बहुत सारे फ्रीलांस प्रोग्रामर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और डेवलप करने के लिए, यानी ये कोई कंपनी नहीं है जहाँ एक एम्प्लॉय हायर होता है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेवलप करता है। ये फ्रीलांसिंग वर्क जैसा है और उसकी बदौलत वर्ल्ड को क्या क्या जगह पर फायदा हो रहा है मैं आगे और आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, व्हाट मेक्स पाइथन स्पेशल। अभी जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था ये बहुत बूमिंग लैंग्वेज है, तो ये स्पेशल क्यों है। ओके, सो एक इजी टू लर्न है, इजी टू लर्न यानी एक बेसिक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है। ओके, सो लाइक जैसा मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्रिंट दिस, तो दैट लैंग्वेज विल प्रिंट दैट ओनली। ओके, इफ आई हैव टू डू अ कैलकुलेशन A into B, so वो A into B कैलकुलेट करके आपको बता देगा। इट्स दैट सिंपल, इट्स इजी टू टीच। अगर उस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज अच्छा खासा हो गया है तो वो उतना ही इजी है जितना सीखने के लिए होता है और उतना ही इजी है सिखाने के लिए भी। इट इज इजी टू यूज फॉर राइटिंग न्यू सॉफ्टवेयर। तो जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा जो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप होता जा रहा है, नए सॉफ्टवेयर आ रखे हैं। जैसे मैं बड़ौदा की बात करूं तो बड़ौदा में दो बहुत बड़े मार्केट रिसर्च कंपनी है एंड इट इज एन MNC। एक है नीलसन और एक है
न्यूमरेटर। तो ये दोनों अपना जो प्रोडक्ट है, मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट है, वो सॉफ्टवेयर पाइथन बेस्ड डेवलप किया गया है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी अगर आपको पास एक बेसिक ट्रेनिंग है पाइथन की, तो आप उसका जो पीछे का रैशनल है यानी रीजनिंग है, वो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो और अपना एक प्रोग्राम बना सकते हो। इट इज इजी टू ऑब्टेन एंड इंस्टॉल एंड डिप्लॉय। अब ये लास्ट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? क्योंकि आप मैक्सिमम जगह देखने जाओगे, यानी आपका एक विंडोज, जो आपका खुद का एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पेड वर्जन है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो एक पेड वर्जन है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक पेड है, यू हैव टू पे फॉर इट, तो एक इन्वेस्टमेंट लगता है। पाइथन इज टोटली फ्री। ये फ्री इसलिए है क्योंकि वो एक फाउंडेशन के थ्रू दिया गया है, आप उसके ऊपर और अपने इंटर मेहनत कर सकते हो। एंड क्योंकि फ्री है, इजी टू इंस्टॉल एंड इजी टू डिप्लॉय। अब डिप्लॉय कहाँ कहाँ, यानी इसका इंस्टॉलेशन प्लस ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो हम आगे और देखेंगे। सो वर्जन्स ऑफ पाइथन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ आप काफी जगह सुन रहे होंगे। बेसिकली लॉकडाउन में कई लोगों ने खुद को डेवलप किया है, और इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा सीखी गई है वो है पाइथन। और पाइथन के वर्जन्स कितने हैं? तो बेसिकली 2 वर्जन है, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पाइथन 2 अभी आउटडेटेड हो चुका है, इसका अभी कोई यूज नहीं है। हाँ, अभी भी काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट पाइथन वर्जन 2 में अवेलेबल है। तो अभी जो करंट वर्जन है पाइथन 3, जिसपे आप काम करोगे, आप सीखोगे, जो भी रहेगा पाइथन 3 पे रहेगा। पाइथन 2 अभी आउटडेटेड है। तो अगर आपको कोई सिखा रहा है या कोई ऐसा ट्यूटर मिल रहा है जो बोल रहा है पाइथन 2 बेस्ट है कंपेयर टू पाइथन 3, तो वो गलत है। जो अभी करंट वर्जन चल रहा है पाइथन 3 है। These 2 पाइथन वर्जन्स आर इनकम्पैटिबल, यानी आप पाइथन 2 के किसी भी स्क्रिप्ट या वेब प्रोग्रामिंग को पाइथन 3 में नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली पाइथन 3 के कुछ भी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट को पाइथन 2 में यूज नहीं कर सकते। Python isn't just a better version of Python, it is completely different language. है Python ही, but totally different है। यानी ऐसा नहीं है कि जब हम MS Office 2012 यूज कर रहे हो और 2016 यूज करोगे तो बेटर वर्जन को मिलेगा, वही सारी चीजें नहीं, ये टोटली अलग है। ओके, अब क्यों मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, आप शायद एक डेमो देखना चाहेंगे ये कितना इजी है। आई होप तुषार भाई, आई एम अलाउड टू हैव अ डेमो फॉर इट। Yes, yes. Please go ahead. Okay. So it will be easier for you people. तो ये आपके सामने एक इंटरप्रेटर है। जो पाइथन के 2 चीज होती है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक एडिटर होता है। तो सामने आपको दिख रहा है इंटरप्रेटर। तो जैसे मैंने बोला था कि बहुत इजी लैंग्वेज है, तो मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे उसको बताना है कि क्या प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा प्रिंट, और जो भी मुझे प्रिंट करना है, दैट प्रिंट विल बी इन स्ट्रिंग वी आर हैविंग फैंटास्टिक सेशन फॉर आवर करियर डेवलपमेंट। ओके, तो ये मैंने उसको बताया, तो वो प्रिंट कर देगा सीधा, सिंपल एज दैट। फिर मैंने वेरिएबल बनाया, उसको बोला, उसको एक नंबर दिया 4, एंड वेरिएबल बी बनाया, उसको एक नंबर दिया 5। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे अगर a इंटू बी करना है तो मेरे को आंसर मिलेगा 20। इट्स सिंपल एज कैलकुलेटर, इट्स दैट सिंपल। एंड मैं a प्लस बी करूंगा, तो उसको पता है कि a में कौन सा वैल्यू है 4, b में कौन सा वैल्यू है 5, उसका प्लस क्या होगा 9। ओके, एंड a डिवाइड बाय b, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वर्जन है तो ये सारी चीजें आपको a डिवीजन में भी आ जाएंगे। प्लस आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए विदाउट डेसिमल, तो a आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये 0 के बाद जितनी वैल्यू होगी वो काउंट नहीं करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड अगर सपोज ऐसा है, और अब मैं वापस सी एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यश, एंड डी लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ शर्मा। ओके, जो मेरा नाम है। सो ए प्लस सी प्लस डी, अब जो कैपिटल यूज किया था मुझे यहाँ कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा।
सो सी इट्स दैट सिंपल। तो आई थिंक ये एक इतना इजी लैंग्वेज है और एक नॉर्मल इंग्लिश आ रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। दैट इज वेरी इजी। एक नॉर्मल आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाई होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। अब ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, आई होप आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है, हेलो वर्ल्ड वाली दिख रही है तुषार भाई? नहीं, अभी डेस्कटॉप दिख रहा है आपका। आपका मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है, ओके। और एक मिनट, आपको ये दिखा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर वाला एक ये चीज दिख रहा है, राइट? यस तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है दैट इज कॉल्ड एडिटर, यानी आप यहाँ एक पूरा प्रोग्राम कंपाइल करोगे। तो मैंने यहाँ एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर बना दिया है, सिंपल एज दैट। तो वो क्या है, मैंने ए के अंदर एक वैल्यू दे दी है इंटीजर। तो इंटीजर यानी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जहां मैं अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मेरा जो मेन अमाउंट है वो मैं डाल लूंगा, वहां इनपुट करने बोलूंगा, यानी जो भी यूजर होगा उसको मैं बोलूंगा कि आप अपना एक वैल्यू इनपुट कीजिए। सिमिलरली आर इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फ्लोट क्यों है? पाइथन लैंग्वेज में जो भी आप डेसिमल में नंबर्स यूज कर रहे हो उसको फ्लोट बोलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में भी हो सकता है, तो मैंने ये ऑप्शन ले रखा है। तो मैं उनको बोलूंगा आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट करो, तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट करेगा। और मुझे कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीजें है। और मैंने यहाँ एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, सिंपल एज दैट। सो ये आपको पता ही होगा, आप स्कूल में भी पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पाइथन पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। सो रन किया, आपको दिखा स्क्रीन आया प्रिंसिपल अमाउंट वाला, दिखा सर? नहीं। ओके, सो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके, अब दिखा? यस। ओके, सो ये जैसे रन हुआ, तो ये रन होने के बाद मेरा इंटरप्रेटर आया, तो मुझे यहाँ पूछ रहा है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट डालिए, तो मैं डालता हूँ 100 रुपीज। फिर वो पूछ रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, बोला 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाला। कितने टाइम के लिए चाहिए? 2 इयर्स के लिए चाहिए। तो उसने मेरे कैलकुलेट करके दे दिया, बोले 2 साल बाद 100 रुपए के मेरे को मिलेंगे 120 रुपए। मेरे को टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 20 रुपए। मेरा एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट था इट्स लाइक 100। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे यहाँ आपको कहीं लगा कि मैंने बहुत हाई एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग यूज किया है? शायद नहीं। ओके, सो दैट इज वाई पाइथन अभी बहुत बूमिंग है और इट्स लाइक सिंपल टू यूज है। तो ये उसका एक छोटा सा डेमो था। अगर आप जैसे ही उसके ऊपर ट्रेनिंग लोगे तो आप काम करोगे। अब 8 के 10 तक या 10 से लेकर 12 तक मैं क्यों पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अभी से इस पे काम करेंगे, सॉरी ये कुछ हुआ, ओके सॉरी ओके तो आप अभी से अगर उस पे वर्कआउट करेंगे तो आपको आगे जाके उस पर फायदा हो जाएगा। और फायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो वेयर यू कैन यूज पाइथन इन करंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट, आपको कहाँ कहाँ काम लग सकता है। तो ये बहुत अच्छा लिस्ट है। पाइथन इज मेनली यूज फॉर ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन एक ऐसा वर्ल्ड है जिससे अभी, जैसा हम अभी जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। यानी हम जो जूम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अगर ये नहीं होता तो हम लोन के वे से भी हम आपस में बात नहीं कर रहे होते। तो मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड ऑटोमेशन। तो जिसके लिए पाइथन अभी एक कोर लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है, जैसे हम एक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग देते हैं, विवेकानंद IT इंस्टीट्यूट हैज यूज्ड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रेनिंग। सो अभी नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होता है। डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, जैसे TCS बड़ौदा में TCS है, नीलसन है, न्यूमरेटर है, सिविका है, बहुत सारी कंपनीज अभी IT कंपनीज आर बूमिंग। एंड L&T नॉलेज सिटी की बात करो तो दोज पीपल आर डेली बेस पे काम करते हैं डेटास पर। सो डेटास का एनालिसिस आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। जैसे आपने एक छोटा सा डेमो अभी पीछे का था प्रोग्राम का, एक प्रोग्राम आपको बनाना है और आपको वो प्रोग्राम रन करना है,
तो वो आपका प्रोग्राम ही आपको एनालिसिस करके दे देगा। तो एक्सेल के जो मैनुअल वर्क है आपको करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली डेटा साइंस, जैसे डेटा साइंस की अभी करंटली जरूरत होता है कोविड के डेटा एनालिसिस करने के लिए। जैसे आपको पता चल रहा है कि ओल्ड एज में इश्यूज ज्यादा है और यंग एज में इश्यूज कम है, तो ये क्यों, कैसे पता चल रहा है? इतना सारा वर्ल्ड का 1 करोड़ से ज्यादा का डेटा वो फ्लश प्रोसेस करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वहां को ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। तो पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डेटा साइंस के लिए यूज करेगा। जैसे तोलीवाल सर ने बोला था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स मेजर्स आपको कॉलेज बता देगा, बट मशीन लर्निंग आपको एक फ्यूचर एस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वही चीज ऑटोमेशन पे यूज होगी, यानी मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। मशीन लर्निंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बार पर्टिकुलर मशीन ने वो सिचुएशन में अपना ब्रेन डेवलप कर लिया थ्रू दिस प्रोग्रामिंग, वो नेक्स्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फैसले ले लेगा और वो प्रोसेस कर देगा। Similarly, artificial intelligence. So machine learning is also a part of artificial intelligence. And lastly, ethical hacking, cyber security, which is actually, यानी अभी हम लॉकडाउन में ई पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इलेक्ट्रिकल लर्निंग कर रहे हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन द ई बेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा डेटा सिक्योर करना बहुत जरूरी है। एंड वहाँ एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी, ethical hacking is a small term, cyber security is a very big term which is consist of ethical hacking as well। ठीक है, तो वहां पे भी पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। तो अगर आपको बोल रहा है कोई कि एथिकल हैकिंग कर लो, और काफी लोग कर भी लेंगे, या आपको सारी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, बट ये कोड जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो शायद कोई नहीं बताएगा। वहां पे आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है। तो अगर आप पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीजनिंग करते हो, तो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी, आप कोई भी नाम उसको दे दो, आप इजिली वो चीज कर पाओगे। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट में तो ये काम आता ही है। यानी पाइथन अगर आप अभी से पढ़ना चालू करोगे, क्योंकि सीबीएसई के 11th-12th के सिलेबस में ऑलरेडी पाइथन इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओके, तो अगर आप अभी से पढ़ना चालू करोगे, उसके ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ाना चालू करोगे या ट्रेनिंग लेना चालू करोगे, तो आप फ्यूचर में आईटी की तरफ या कंप्यूटर की तरफ जाना चाहोगे, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आते हैं। अभी डिप्लोमा यानी 10th के बाद का सिलेबस, 10th तक आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड यूज नहीं करते हो, और सीधे सीधे अगर आप जैसे ही 10th में आ जाते हो, तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग करने के वक्त जो आपके पास एक ऐसा हैमर आपको लगता है एक लैंग्वेज सीखने का, तो आप अभी वो इजिली एब्जॉर्ब कर पाओगे और आपको मजा भी आएगा। यानी मैक्सिमम टाइम पे जो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं आगे फर्दर कोर्सेज करने के लिए या ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो दिक्कत करते हैं कि उनको पता नहीं चलता, यानी वो झिझक होती है उनको कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। रीजन इज दैट कि वो जो कर रहे थे या उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो अगर अवेयरनेस होती तो या कोई एक छोटा मोटा लैंग्वेज वो स्कूल टाइम के जस्ट एन आवर अ डे आपको स्पेंड करना है, तो वो इजिली आ जाता, जो अभी बहुत जरूरी है। यानी आप जो स्कूल या कॉलेज में फंडामेंटल नॉलेज या एकेडमिक नॉलेज गेन कर रहे हो, उसके अलावा वर्ल्ड इज नीडिंग मोर फ्रॉम यू। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जरूरत है। हाँ, वही फंडामेंटल जो नॉलेजेस है उसके ऊपर आपको कुछ वोकेशनल चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वोकेशनल चीजें क्या है? जो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्किल्स होती है वो। तो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्किल्स में जैसा ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो सारी ग्लोबली एक्सेप्टेड स्किल्स हैं, तो वो आपको आना जरूरी हो जाएगा, आज नहीं तो कल। अगर अभी से आप अपना इनपुट देना चालू करोगे तो बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। यानी आप कोई भी स्ट्रीम में जा रहे हो, जैसे मशीन लर्निंग की बात करूं, तो मशीन लर्निंग
इट्स पार्ट ऑफ मैकेनिकल। उन लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि मुझे मशीन से कैसे काम लेना है। सीएनसी मशीनिंग पहले ऑलरेडी आ चुका है, बट सीएनसी इज ऑल्सो प्रोग्राम ओरिएंटेड थिंग जो लिमिटेड है वो पर्टिकुलर जॉब वर्क के लिए ही। आपको नए जॉब के लिए नए बार प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। यानी मशीन ब्रेन है बट उतना एक्टिवेटेड ब्रेन नहीं है कि वो खुद डिसीजन ले सके। पता चला? तो आई थिंक आपको बहुत सारा क्लैरिटी अभी मिल गया होगा कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। ओके, एंड हम हमारे बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ तो वी आर देयर सिंस 2012 इन बड़ौदा, बेसिकली स्पेशलाइजिंग नेटवर्क एंड इम्पोर्टेंटली सिस्को के जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है। अब सिस्को के जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है, उस आफ्टर स्कूल 12th के बाद अगर कोई अब्रॉड जाना चाहे या बैचलर्स करने के बाद कोई अब्रॉड जाना चाहे तो मैक्सिमम जगह आप अगर देख रहे हो या आपको पता चल रहा है तो मॉल्स, मोटेल, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वहां जो चाहिए वो पेपर नहीं अवेलेबल है। यानी सॉरी, सिस्को के जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। तो अगर वो सर्टिफिकेशन यहाँ से आप लेके जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में सर्टिफाइड हो। ओके, एंड प्रोबेबली वहां जाने के बाद आप एक आईटी डोमेन में काम कर सकते हो, तो आपको और जॉब्स करने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर आप पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो पीआर लेने के लिए भी ये स्किल पॉइंट्स में आपके कैलकुलेट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इंडिया की बात करूं, करंटली अगर ग्लोबल पैंडेमिक की बात करूं तो पैंडेमिक में आपने सुना होगा बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स गंवा रहे हैं, बट विवेकानंदा आईटी इंस्टीट्यूट के 8 स्टूडेंट ये पर्टिकुलर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर में भी 8 लोगों की प्लेसमेंट्स हमने करवाए हैं, जिसमें से 4 लोग एमएनसी में ज्वाइन हुए हैं, एक आरआईएल आईपीसीएल में भी ज्वाइन किया है इन कोर आईटी प्रोफाइल। तो हुआ क्या, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट और वो स्किल्स हमारे नेटवर्किंग जो भी कोर्सेज है उनके थ्रू वो डेवलप की गई है, जो अभी भी कोर्स सिलेबस में नहीं है। जो आईटी में इंटरेस्टेड है, बाहर जाना नहीं चाहते या गुजरात छोड़ना नहीं चाहते, तो उन लोग के लिए भी हमारे पास मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है। यानी हमारे स्टूडेंट अभी आईएल आईपीसीएल में काम कर रहे हैं, आरआईएल दहेज में काम कर रहे हैं, सोफोस अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, नेरोलैक पेंट्स में है, फिर यही एक स्टेमोन्स नाम का नया कंपनी है एमएनसी, उसके अंदर काम कर रहे हैं, एंड मेनी मोर लाइक सन फार्मा में भी हमारा स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। क्यों? अब प्लस पॉइंट ये है नेटवर्किंग के कोर्सेज करने का कि जहां कंप्यूटर है वहां नेटवर्किंग की जरूरत है। तो बिंगो, कंप्यूटर के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकते, तो आपका जॉब इज ऑल डन। Okay, we are the fastest growing IT institute in Gujarat with the widest syllabus in IT networking course. यानी जो CCI एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है वो कुछ ही इंस्टीट्यूट, यानी ये पर्टिकुलर CCI करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैंगलोर, पुणे या नोएडा जाना पड़ता था, यानी वो खर्चा अलग प्लस कोर्सेज का खर्चा अलग। तो वो चीज अब बड़ौदा में इटसेल्फ गुजरात में अवेलेबल है। एंड आवर फाउंडर एंड सर अंकित सर इज एन इंटरनेशनल ट्रेनर जिन्होंने स्विस बैंक के एम्प्लॉयज, यूएस एंड यूके के डिफेंस पर्सनल यानी आर्मी, नेवी के एंड एयरफोर्स के पर्सनल्स को भी ट्रेनिंग दे रखी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल, यानी हमारे स्टूडेंट यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। जनवरी में वन ऑफ आवर स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन Amazon headquarters in USA. And apart from that, there is a company called Juniper, which is an HP की sister concern है US में, वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट प्लेस्ड हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड एंड हम उस चीज की एक क्वालिटी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। We also teach Python programming that the future can be used for network automation, data science. तो हम Python programming trainings भी प्रोवाइड करते हैं। We believe that continuous process is similar as technology. जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है वैसे आपको अपग्रेड करना जरूरी है। आपने पेंडेमिक में जैसे बोला कि बहुत सारे लोगों ने जॉब्स कट हुए, छोड़े, निकाले गए,
या जॉब से हाथ धोना पड़ा, बट काफी लोगों की जॉब लगी भी है। वो लोग हैं जो कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। यानी अगर आप स्कूल को स्टूडेंट हो तो अगर वो कोर्स आप जो कर रहे हैं, यानी जो आपका एकेडमिक्स है, उसके अलावा आप एक ये कोई भी एक स्किल, आईटी की स्किल वहां से डेवलप करना चालू करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा होगा। ओके, फिर क्योंकि हमारे पास वो स्टूडेंट भी आते हैं जो इंजीनियरिंग कर लिए हैं, बीई कर लिए हैं या एमटेक कर लिए हैं या डिप्लोमा कर लिए हैं, बट उनको अपने जो फील्ड उन लोगों ने लिया था उसके ऊपर जॉब नहीं लगे हैं, तो तब बहुत लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ब्रेक लेना पड़ता है ट्रेनिंग्स लेने के, फिर उसके बाद वो जॉब पे जा सकते हैं। यानी ऑलरेडी 4 साल उन लोगों ने बीई में दिए या 3 साल उन्होंने डिप्लोमा में दिए, प्लस ये ट्रेनिंग लेने के और 6 से 7 महीने वो लोग ले रहे हैं, तो इट्स क्वाइट अ वाइड गैप। तो हम अगर अभी से आप चालू करोगे, जैसे नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से चालू करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी पाइथन सीख के अगर आप अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स चालू करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। और ये वो लोग, अब स्कूल के लिए तो जनरलाइज में बोल रहा हूँ कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर में नहीं जाओगे तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ेगा, ये गलत है, ये आपके मन की मिथ्या है, तो निकाल दीजिएगा। ओके, सॉरी थोड़े से हार्श वर्ड में यूज कर रहा हूँ, बट हम लोग अभी का जो सिनेरियो देख रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जस्ट एक सजेशन देना चाहूंगा। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ना चालू कीजिएगा, ठीक है। एंड सिंस 2012 हमने 800 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एंड 100% प्लेसमेंट देने का हमारा व्यू भी रहता है। ओके, एंड आई होप आपको सारी चीजें खबर पड़ गई होगी। एंड दिस इज व्हाट वी आर सिचुएटेड एट डांडिया बाजार, and you can go to our website vivekanand.bitinstitute.com and explore the things right now, because हम प्रोफेशनल यानी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको, जो भी कॉलेज के फैकल्टीज हैं उनको, प्लस जो स्टूडेंट्स है फ्रेशर है उनको ट्रेन तो कर ही रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस वेबसाइट एंड वी कैन काउंसिल यू फर्दर कि और क्या हो सकता है आपके एजुकेशन के साथ साथ, यानी आप स्कूल जो कर रहे हो उसके साथ साथ और क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपका जो फ्यूचर करियर बनना है उसमें उस टाइम यानी खत्म होने के बाद प्रॉब्लम ना आए। यानी आप अभी से तैयार होना चालू कर दोगे तो अच्छा रहेगा। बेटर स्टार्ट अर्ली देन बीइंग लेट, ये हमारा फंडा है। फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आई एम क्लियर और आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। इस मेरे इनपुट से मैं कोशिश किया है काफी सारी चीजें करने के लिए। ओके, आई होप तुषार भाई ऑल द थिंग्स आर इन लाइन एंड ओके, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस आपको बाद में मिलते हैं तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा सबके आंसर्स देने के लिए पॉजिटिवली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद यश शर्मा जी, आपने हमको सब बहुत अच्छी जानकारी दी। यश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं रीटा शर्मा मैडम को आमंत्रित करता हूं, जो रिफाइनरी स्कूल इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल है। उन्होंने एमकॉम, बीएड और एमएड करके अपनी कैरियर की शुरुआत की है। अब वो 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जानकारी देंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। हाँ, हेलो, am I audible? Yes ma'am. Okay, fine. So good evening again to all. I had started earlier, but somehow in between the connectivity issue was there, and therefore I went off the line. So I'm rejoining at the same point now. So in my last sentence, I was talking about students of standard 8, 9 or whichever class which is appropriate. In our school, we have started with 9th standard. If it is earlier, the better. This is what we feel. And we are targeting the students at the earliest age
so that they start thinking about various career opportunities which they want to pursue later on in their life. So to begin with, we encourage the students that they should meet people in their circle, in their friend circle, in their parents circle, so that they get to know about what are the different opportunities, what are the different careers that people are into, right? They can find out some person who is in the medical line, somebody in the law, somebody who is in the stock exchange, somebody who is in some manufacturing unit, somebody who is doing some business. So they will get to know what all goes into when a person is doing all these things of jobs, right? And even a person who is into an office, a 9 to 5, when we say time office, what is exactly that the word consists of? So we intend to make the children aware that these are the various ways in which people are into jobs, and this is how they work, and this is how they are earning. And apart from that, they need to know from them the various set of skills which go along with those jobs. Like if it is a job of a lawyer, what type of set of skills are required to be possessed by such a person? Or if it is a medical line, what set of skills are required in such a person? So that is what they should try to find out from those people in their circle. And then what qualification, right, from where they have taken up the degree, what degree it is, and the scope of that particular line in further years to come, and what is the fees of doing that particular course in a certain college, and whether admission to that particular college is to be done with the help of some entrance exam or directly on the basis of the result of the board. So these are some minor things that we want them to start inquiring about, right? Because they have to decide for themselves, it is necessary that they start finding out on their own what all are the avenues open to them. Then another thing that we bring it to their notice is the fact that they should know themselves. So we call it as know yourself. To know yourself means they should find out within themselves what they are good at. Everybody has some genuine some characteristics given by God. So God has bestowed everybody with some specific talent. So they have to discover within themselves what they are good at. So if they are good at some particular aspect, if they are able to recognize, then accordingly they should pursue some career related to it. And if there is something that they totally detest, they just don't like doing certain things, then they should ensure that they are not part of that career. For example, marketing requires a lot of traveling. So a person who does not like to travel a lot should not opt for it. So we are just bringing to them these various scenarios wherein they can later on not regret in life for taking such a decision, right? If they get if somebody is injured or somebody is in pain and they are not able to tolerate and they are not able to see and accept that, then it is very difficult for such a person to work in medical line. So we want the children to discover within themselves what they are good at, what is acceptable to them, and what they cannot do, and what is it that they very much desire, right? So on that basis, once they are able to identify what they are good at and what they are not good at, and what they want and what they don't, they will be able to eliminate some of the fields that are prevailing around, right? If a person does not like to talk much, if a person is if a student is a person of few words, then such a person cannot go in human resource areas, and even for journalism, communication. So such areas are not meant for that person, right? If a person is happy helping people, then we can think that the social work, bachelor's in social work, master's in social work, that type of courses are better for such a person because it is in line with their basic nature. So their basic nature is what we want them to identify. If a person is good at interpersonal skills, communication skills,
then definitely they can go in for management and mass communication and what all, right? So how a person is, what qualities a person possesses, they themselves are supposed to identify, and on the basis of their discovery of themselves, they should take some decisions regarding their future, right? Like if a person, if a student wants to become a teacher, now for being a teacher, a student should be able to communicate well. Whatever they are taking a topic in class, they should be able to explain it in such a way that the children are able to understand. So that communication skill is a must, right? Apart from that, the person should have patience, lot of patience, because students uh, now, whether they are small or senior students, whoever, the teacher needs lot of patience. So these are some things which are mandatory in any teacher. So whether such qualities are present in a student or not, that is what they should find out. If they are not able to tolerate, if they are not patient, then these are certain areas which they should not think of. The basic reason that we point and try to match the personality traits with the required skills at the job is that initially when a person is at job, all these traits may not have such impact, but later on in life, they become so boring and it becomes a big drag and they have a lot of tensions about it. So if they are doing a job which is of their own interest, of their liking, then the boredom does not come. Working would become a passion for them. They will love doing what they are doing. So the tiredness will not be there, right? We have found that research has found that there is something called burnt out effect. The burnt out effect is happening because of this reason. You are into a field for which you are not made, right? So initially, just because you are earning, you are happy, you are well placed, you are successful, everything is fine. So that does not make much of an impact. But later on in life, a time comes when you just don't have enough motivation to go along. You just want to collapse and you feel yourself exhausted, and that is what is called as a burnt out effect. So we don't want children to face that type of time, right? So that is why if they are into a certain field of which they have a lot of interest and inborn aptitude also is there, then definitely that burnt out effect will never take place because it is their passion. A person who has lot of passion about something, even if they are doing 20 hours a day, they will not feel tired about it. And that is what we want them to identify. You identify your passion, what it is about, and go in that particular. Also, we are always insisting that the parents are a part of this important decision, because a student has to get the support from the parents. Without parent support, a student cannot move ahead. So it is only with the help of parents, the environment at home, what it is, and how far they can support, and in what way the support is required. All these are certain matters. Even the financing has to be done by the parents. So without the parents' involvement, a student's career cannot be even thought of. So together we are taking these decisions. In our school, Nirdesh had conducted a career fair, and we had we had a very excellent response from the students and parents also, and individually in the various classes, Nirdesh had accommodated and they had arranged for different faculties to address the students, and that also was really done wonderful. So we are really thankful to Nirdesh for helping our school students in these career related matters, and I'm hopeful that in future also, whenever our school resumes, we will be continuing with this type of activity, because as I said earlier also, the earlier the better it is for the children to start thinking about. From the professional end, there is a person who comes and speaks to the children, it makes a lot of impact, and that is what we are always trying for.
So thank you all once again, and thanks especially to Nirdesh for creating this platform and giving this opportunity to share our ideas. And thank you all the speakers as well. It was really very nice to listen to the views presented by the other panelists. Thank you all. थैंक यू रीटा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी लोग इस वेबिनार में पधारे और शांति से सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा अगला वेबिनार शनिवार तारीख 25 जुलाई 2020 को शाम को 5 बजे होगा, जिसमें नए वक्ताओं के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं अगले वेबिनार में आपको भी आमंत्रित करता हूं। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए तुषार जी को आमंत्रित करता हूं। तुषार जी। यस, थैंक यू हितेश सर। धन्यवाद हितेश जी। निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से हितेश जी, मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और साथ में हमारे फाउंडेशन के फाउंडर श्री शिरीष भाई दीवान जी, जो खुद CMA यानी कॉस्ट अकाउंटेंट है, 84 इयर्स के हैं और आज भी एक्टिव है। प्लस हमारी ये जो निर्देशिका बुक है, इसके चीफ एडिटर जिदू भाई मेहता सर, वो भी 80 साल के हैं, आज भी एक्टिव है। तो इन दोनों वडीलों को नमन के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके बिना ये फाउंडेशन शक्य ही नहीं था। मैं रीटा मैडम और GREMS गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूं। टोलीवाल सर और SVIT कॉलेज मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूं। यश शर्मा सर और विवेकानंदा IT इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी वक्ताओं ने अपना कीमती समय निकालकर आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अमूल्य जानकारी दी है। आशा करता हूं कि आगे भी हमारे आमंत्रण का मान रख के आप आने वाले समय में इसी तरह हमें लाभान्वित करते रहेंगे। मैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर वॉइस ऑफ वडोदरा का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मीडिया कवरेज दिया है। और आप सब श्रोतागण, आपको तो मैं कैसे भूल सकता हूं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, अपना अमूल्य समय दिया, हमें सुना, वक्ताओं को सुना। आशा है कि आप सभी को ये जानकारी बहुत काम आएगी। आगे भी हम अच्छे स्पीकर्स को बुलाते रहेंगे। ये हमारा पूरा वेबिनार सीरीज है, जो हर मंगलवार और शनिवार को होता है शाम को 5 बजे, जिसमें एक स्कूल के, एक कॉलेज के और एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पीकर आते हैं। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है, अच्छा, एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं निर्देश एजुकेशन की तरफ से। आज की इस वेबिनार में जो लोग भी पार्टिसिपेट हुए हैं, जो बच्चे हैं या उनके लिए एक इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट, जो नॉर्मली जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो 500 रुपीज में इसको देते हैं सर्विसेज, तो ये हम टोटली फ्री दे रहे हैं आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप ये नंबर है 9227140765, इसको जरा नोट कर ले और आप इस पे सिर्फ हाई लिखेंगे व्हाट्सएप में, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं सामने आपको एक क्वेश्चनर का लिंक भेज दूंगा, जो ऑनलाइन आप इसको भर सकते हो, गूगल डॉक्स में बनाया गया है। और जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे, विदिन 24 आवर्स
आपकी पर्सनालिटी का आपको रिजल्ट आपको व्हाट्सएप से भेज दिया जाएगा। सो ये हमारे वेबिनार का स्पेशल ऑफर समझ लीजिए। हमारी तरफ से एक नॉर्मली रिटर्न गिफ्ट आप समझ लीजिए। सो धन्यवाद। और इसी नंबर पे अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ कोर्स के बारे में या इंस्टीट्यूशंस के बारे में या यूनिवर्सिटीज के बारे में भी पूछना है, अगर काउंसलिंग के बारे में पूछना है, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं। हमारे टूल्स भी मैंने जो आगे दिखाए, साइकोमेट्रिक टेस्ट और इनबॉर्न टैलेंट टेस्ट, तो उसके बारे में भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। हमारा एड्रेस भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा हमारा एड्रेस और ईमेल आईडी। सो ये हमारा ईमेल आईडी है nirdesh@gmail.com। और ये कुछ नंबर्स हैं। पहला वाला मेरा नंबर है, दूसरा वाला हमारे चीफ एडिटर जीतू भाई मेहता सर का नंबर है। हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो निर्देशिका.net। सो इसी के साथ मैं इस वेबिनार का समापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स ऑल। धन्यवाद तुषार जी, धन्यवाद तुषार जी, बहुत Okay. बहुत धन्यवाद आपका। Good night everyone. Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you.